एक डोगरी च कहावत है, आन खड़ोती जंज ते हुन सी ओ कुड़ी दे कन। जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ा कि वाइन लाइसेंस जो वो ई टेंडरिंग हो रही है वाइन लाइसेंस की, और ऐसे में कोई जल्दबाजी ना हो, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा है कि अब वाइन लाइसेंस लेना बहुत ही आसान हो जाएगा और हर कोई जो है इसमें अपने दाव पेच लड़ाने की ज़रूर कोशिश करेगा, बिडिंग में शामिल होने की ज़रूर कोशिश करेगा। लेकिन ऑलरेडी जो पहले से इस ट्रेड में है, क्योंकि अक्सर जब भी कोई बिज़नेस खोला जाता है तो पहले आंकलन किया जाता है आस पड़ोस से कि क्या ये बिज़नेस करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, चलेगा भी नहीं चलेगा, इन आउट्स क्या हैं। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए मौजूदा समय में जो हमारे पास जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, उन्हीं से कुछ जान लेंगे कि आखिर पुराने टाइम पे किस तरह से रहा है और आने वाला भविष्य में जो ई टेंडरिंग हो रही है वो प्रक्रिया रहेगी कैसे, होगी कैसे। उस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के एक्स चेयरमैन बलदेव खुल्लर जी। खुल्लर जी, आपको स्वागत है। खुल्लर जी, मैं अपनी चर्चा शुरुआत ये करूँगा कि अभी तक जो आप ट्रेड करते हैं, क्या कुछ आपको ट्रेड की समझ आई है और किस तरह से आप अभी तक ट्रेड कर पा रहे थे। उसके बाद हम जाएंगे कि ई टेंडरिंग में क्या कुछ होगा, किस तरह से प्रक्रिया जो है वो आगे शुरू होगी। फिलहाल पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। जहाँ तक मुझे आपने बोला है, आप पत्रकार भाई सभी लोग इस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि यहाँ जम्मू के अंदर क्या क्या हो रहा है। लेकिन मैं उससे पहले कि छोटा सा अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं अपनी ही दुकान की एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको जी। 1958 में ये हमारी दुकान है, यहाँ पे हमारे को लाइसेंस मिला था, लेकिन 1958 का मेरा जन्म है। तो हमारे पिताश्री जब एक फ्रीडम फाइटर थे, उस स्वतंत्रता सेनानी के नाते उनको एक लाइसेंस दिया गया था उस वक़्त, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी 1940 में तब वो जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस थी उसके वो महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी के रूप में थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके लोग यहाँ कोई व्यापार करना ही नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती लोगों को कहा गया कि आप थोड़ा सा ये वाला व्यापार शुरू कर लीजिए। उसके नाते हमें लाइसेंस दिया गया था और उस वक्त भी यही एक राइटिंग में लिया गया था कि आप कोई और व्यापार नहीं करेंगे जहाँ और कोई जो गवर्नमेंट की सर्विस है वो गवर्नमेंट के लिए एज ए एम्प्लॉय के तौर पे भी आप कोई किसी चीज़ का आवेदन भी नहीं देंगे, बेनिफिट भी नहीं लेंगे। तो एक आपको लाइसेंस दे दिया गया है। तो उसके मुताबिक वो लाइसेंस, वो हमारी जो पहली पीढ़ी थी जिसमें हमारे पिताश्री जो कार्य करते थे, उसी कार्य को हम आगे कर रहे हैं। आज मेरी उम्र भी 60+ हो चुकी है, अब मेरे बच्चे भी उस कार्य को कर रहे हैं। मकसद ये कहने का कि ये 3 पीढ़ियों से ये कार्य हम कर रहे हैं, जिसमें केवल मैं नहीं बल्कि और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे के साथ साथ आज से 5 साल, हमारे लाइसेंस से भी 5 साल पहले के लाइसेंसी जो जम्मू के अंदर मौजूद है, जिनकी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। कहने का तात्पर्य ये था कि आप इस चीज़ को महसूस कीजिए कि गवर्नमेंट रातों रात 1:30 बजे एक ड्राफ्टिंग जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे आ जाता है कि आप ई टेंडरिंग होगी और मिनिमम बिड 5 लाख रुपया होगी और उसके बाद 25,000 रुपये उसकी एंट्री फीस है अगर किसी ने ऑक्शन में आना है तो। अब 25 लाख रुपये तो बड़े लोग देने वाले हो जाएंगे। अब 5 लाख में देने वाले, जहाँ तक ये प्रश्न है, जहाँ अगर आप एक्साइज डिपार्टमेंट को देखें, एक्साइज डिपार्टमेंट ने पूरी पॉलिसी को वही रखा है कि जिस तरह से पहला टैक्सों का स्ट्रक्चर था, किस तरह से असेसमेंट फीस लेनी है, पर बॉटल के हिसाब से लाइसेंस फीस कैसे लेनी है, और दूसरी आज 4 किस्म की फीस हमसे ली जा रही है जो हम कस्टमर को लेके इनको दे देते हैं। और आज नया प्रणाली का जो उन्होंने लगाया है कि 5 लाख रुपये मिनिमम बिड फीस लगेगी, जो कि एक लाइसेंस के रूप में ली जाएगी। मतलब कि कोई भी दुकान के लिए, चाहे वो गोल मार्केट जैसे पाश एरिया में हो, चाहे वो किसी गांव में हो, दूर दराज हो, लेगी। जी बिल्कुल, 5 लाख रुपये मिनिमम बिड फीस रखी थी उन्होंने। हम चाहते हैं कि आप लगाइए फीस जो उतनी मर्जी लगाना चाहते हैं। पहले भी तो पर बॉटल के हिसाब से आप लाइसेंस फीस कलेक्ट करते थे, पर बॉटल के हिसाब से जितनी दुकान की जितनी बॉटल बिकती थी उसके हिसाब से वो पर बॉटल के हिसाब से सेल को वो अपना वो पैसा दे देता था। गवर्नमेंट की आज की डेट में जहाँ 230 लाइसेंसी हैं, 230 के साथ अगर उन लोगों को जोड़ा जाए जो इसके साथ जुड़े हुए हैं ट्रेड के साथ, तो तकरीबन 25,000 लोग हैं जो इस ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके रोजी रोटी जिनकी चल रही है। आज वो 25,000 लोगों को बेघर कर देना,
उनको अपने उस कार्य से मुक्त कर देना। आज लोग गवर्नमेंट कहती है कि आप व्यवसाय कीजिए। अब कौन सा व्यवसाय करेंगे और कौन सी उम्र में आगे कौन सा व्यवसाय करेंगे? आज हमारी उम्र 60 साल की हो गई और बड़े ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र 40, 45, 50 के बीच में आ चुके हैं, और वो अपना ये सारा बिजनेस को ख़त्म करके कौन सी नौकरी लेंगे, जबकि उनके पहले ही हाथ काट के ले लिए गए कि आप कोई आवेदन भी नहीं दोगे गवर्नमेंट की सर्विस के लिए। आज हम पर ये चीज़ थोपी जा रही है कि आप मिनिमम बिड पे आ जाइए। आज मिनिमम बिड पे हम कैसे आ जाएं? फॉर एग्जांपल आपको मैं एक और बता दूं, गवर्नमेंट का जो हमारा प्रॉफिट का जो सिस्टम है, जहाँ जितने भी रेट फिक्स होते हैं, ये सारा एक्साइज डिपार्टमेंट ही करता है। एक्साइज डिपार्टमेंट एमआरपी बनाता है, एमआरपी के हिसाब से माल बिकता है। अब विडंबना इस चीज़ की है कि एक्साइज डिपार्टमेंट हमें देता गया था, हम उसमें भी अपना गुजारा कर रहे थे। 2.5% से लेके 7.5% तक कर हमें प्रॉफिट में रखा गया है। उसी के बीच में हमने अपना रोजी रोटी चलानी है। उसके बीच में हमने एक एक दुकान पे दो अगर पार्टनर हैं, या उसके 3 एम्प्लॉई हैं, अकाउंटेंट है, सीए है, उन सबके खर्चे हमने निकालने हैं। उन सबके चीज़ों को निकाल के हम कहते हैं चलो यार हम एट पार आ गए, कोई समस्या नहीं है। कुल मिला के अगर आप स्पष्ट रूप से बता दूं कि पिछले साल अगर मैंने 6 लाख रुपए का प्रॉफिट लिया, मात्र 6 लाख, एक महीने का या एक साल का? एक साल का प्रॉफिट पूरा से, जो हमारा एक्साइज का सिस्टम है, जितना एक्साइज में बिकता है वही हम उसका इनकम टैक्स भी देते हैं। सारा कुछ देने के बाद हमें 6 लाख रुपए बचता है। तो गवर्नमेंट आज कह रही है कि आप 5 लाख रुपया फीस दे दो, इसकी मिनिमम बिड करते हो। हम तो कैलकुलेटेड हैं, हमें तो पता है बिजनेस के बारे में क्या है, क्योंकि आम लोगों को शायद ख्याल है कि बिजनेस शराब वाले पता नहीं कितना पैसा कमा जाते हैं। वही है, क्योंकि धारणा है कि शायद करोड़ों में जो है वो प्रॉफिट ही रहता है यदि आपके पास, क्यों लोगों को यही धारणा है कि ठीक है अब इन्होंने बहुत कमा लिया है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करते हैं, अब क्यों ना हमें भी करोड़ों कमाने का मौका जो है वो मिले। बिल्कुल, वो अपनी जगह हर बंदा सोचता है। जैसे डोगरी में कहावत आती है कि दूसरे की थाली में ज़्यादा नज़र आता है, तो वो एक कहावत के तौर पे जरूर लोगों को नज़र जरूर आता है। लेकिन मैं एक चीज़ बात स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से गवर्नमेंट आज 5 लाख रुपए की बिड मनी मांग रही है, साथ में उनकी प्रॉपर्टी, उनके मॉर्गेज करने के लिए वो सारी सिस्टम को लेके चल रही है कि अगर आप किसी ने 5 लाख रुपए की बिड दे दी, फॉर एग्जांपल हम बैठे हैं, हम 5 लाख रुपए की बिड दे भी देते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि दूसरा आदमी 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख की बिड दे देगा? अगर एक और चीज़ समझ की नहीं बात है, लोगों में ये भी आपत्ति आ रही है, लोग ये समझ रहे हैं कि आखिर ये किंतु परंतु क्यों कर रहे हैं एग्जिस्टिंग जिनके पास लाइसेंस है, क्योंकि यदि बिड में बैठना है तो ये लोग भी तो बैठ सकते हैं। अब लेट्स से आप रघुनाथ बाजार में बैठे हैं, आपके ऑलरेडी वहाँ पे शॉप है, अब जब बिडिंग होगी, आप उस बिडिंग के लिए सबसे पहले आपको 25,000 रुपये जमा करवाने पड़ेगा, उसके बाद 5 लाख रुपया आपको बिडिंग के लिए जो मिनिमम बिडिंग अमाउंट है वो आपको डालनी है। लेकिन अब पिछले साल, अब यदि आप प्रॉफिट ही पूरे साल का 6 लाख रुपया बोल रहे हैं, तो 5 लाख ऑलरेडी आप दे के दिए, तो आप कितनी ही ज़्यादा आगे बढ़ा पाएंगे? डेफिनेटली वो आप बिल्कुल स्पष्ट बात है। अगर मैं पिछले साल मैं देख रहा हूँ कि मेरी दुकान की इनकम जो है वो 6 लाख रुपए निकली, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 नहीं तो 5.25 डाल दूंगा। लेकिन ये कोई गारंटी तो है नहीं कि दूसरा आदमी 10 डाल लेगा, दूसरा के 20 भी डाल देगा, जिसको नहीं समझ है इस ट्रेड की, वो आदमी अगर वो तो बिल्कुल फंस जाएंगे, वो मारे जाएंगे, पहले ही झटके में मारे जाएंगे। जबकि उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई दुकान नहीं खोल सके, वो दुकान नहीं खोल सका, नहीं उसको किराए पे मिली, जहाँ कोई लोगों ने विरोध करते हैं, बड़ी जगह पे ऐसा होता है। उस पे बाद में आऊंगा, पहले मैं इसी चीज को समझना चाहता हूँ कि आपके मुताबिक कि जिस तरह से आप अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए फिजिबल जो है वो 6 लाख रुपए तो आपका एनुअल का प्रॉफिट है, जो कि आप, क्योंकि आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट के पास तो पूरा क्लियर होता है आपका सारा प्रॉफिट का है ना। तो 6 लाख रुपए यदि आपने साल का कमाया है, तो आप 5 या 5.25 या 5.5 उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी कम नहीं होगा, क्योंकि साल में आप सिर्फ 60 या 70,000 रुपए कमाने के लिए थोड़ी बैठेंगे पूरे साल के लिए। तो यानी ये ट्रेड जो है जितना आसान दिख रहा है, शायद उतना आसान है भी नहीं। देखिए, इसमें जो लोग इस ट्रेड को कर रहे हैं वो इसको अच्छी भली भांति अच्छे तरीके से समझते हैं और समझ चुके भी हैं, और इसको देख भी रहे हैं कि हमें प्रॉफिट पे, मिनिमम प्रॉफिट पे ले आई है गवर्नमेंट। पिछले काफ़ी देर से अरसे से हमारे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया और सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का है। हमारे पास इसमें सिर्फ वो एक एक्सचेंज मनी हमें समझ लीजिए हमें मिलती है, वो फ्री के एक किस्म की सेवा ही कर रहे हैं। हम कहें चलो इतनी देर से हमें तो और कोई बिजनेस आता नहीं, हम कर ही चले, चलो जितनी देर चलता है चलते जाने दी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट ये चाह रही है
कि हम इसको लोगों को बिल्कुल डिस्प्रेस कर दें। जो नौजवान युवा लोग हैं जो इस ट्रेड में बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? सारे लोग कहाँ जाएंगे? क्या बिजनेस करेंगे जिनको कोई बिजनेस और कोई आता ही नहीं? मतलब जी इस चीज़ पे मैं वापस आऊँगा। अब जो नए लोग जिनकी आंखें अभी चमक रही हैं कि अब लाइसेंस फिर से रिन्यू होंगे और 230 जगहों पे शायद हमारा भी नंबर आ सकता है, उनको लिए जो आपने अभी नई नोटिफिकेशन पढ़ी उसमें क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले उनको क्या करना है, कितनी फीस देनी है और कितनी से मिनिमम बिड स्टार्ट करनी है? देखिए, उन्होंने ये तो स्पष्ट बताया है कि जिसमें एंटर करनी है वो पहले 25,000 रुपया देगा। वो रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल? वो नॉन रिफंडेबल है। और उसके बाद जो बिड मनी है वो मिनिमम 5 लाख रुपया है। अच्छा। वो 5 लाख रुपया देता है, फॉर एग्जांपल किसी को 5 लाख रुपए भी मिल जाती है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। हाँ। वो अगर दुकान नहीं खोल सका तो वो 5 लाख रुपया 1 महीने के अंदर उसने पहले तो 1 हफ्ते के बीच बीच में जमा कराना है। अगर वो 1 महीने के अंदर अपनी दुकान नहीं खोल सका, वो 5 लाख रुपया खत्म हो गया। फिर दोबारा उसकी बिड होगी उसी एरिया की। अच्छा। तो इतने लोग इसमें फंस जाएंगे और इतने लोग निकल ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इसमें वो गाइडलाइंस भी कंटिन्यू रहेगी। लेट्स सपोज किसी व्यक्ति की निकल जाती है बिड गोल मार्केट में, अब उसे उसके जहाँ पे उसको दुकान लेनी है किराए पे, उसके आसपास स्कूल भी नहीं होना चाहिए, मंदिर भी नहीं होना चाहिए, या फिर यदि लोकल्स आसपास के कोई ऑब्जेक्शन करते हैं तब भी उसकी दुकान नहीं खोल सकती? डेफिनेटली उसमें जो इनके नॉर्म्स हैं, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारा, इन चीज़ों के लेके 500 मीटर का जो उनका जो 50 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको तो उन्होंने चलाना ही चलाना है। उसके बाद भी अतिरिक्त उसके साथ में कोई ऐसी संस्थाएं होती हैं, कोई ऐसे लोग जुड़े हुए होते हैं जो कहेंगे कि इस क्षेत्र में वाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई धार्मिक क्षेत्र है, कोई ऐसा है जहाँ पे लोग धार्मिक क्षेत्र में रहते हैं। अब दूर क्या कहना है, अब कश्मीर के अंदर भी देख लीजिए, वहाँ इन्होंने 78 नई दुकानें खोलने का प्लान किया हुआ है। जम्मू के अंदर, जबकि जम्मू और कश्मीर के अंदर 230 दुकानें हैं, अब वो 450 तक जाने वाला आंकड़ा। तो मुझे नहीं समझ आती कि इतनी शराब की ही कितनी ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ ना तो यहाँ जम्मू के अंदर खास तौर पे पिलग्रम आते हैं, टूरिज्म नहीं आता। टूरिज्म सिर्फ कश्मीर के अंदर जाता है। वहाँ ऑलरेडी 4-5 दुकानें हैं। 4 दुकानों के बावजूद भी अगर कहीं अच्छी दुकानें और भी खोलना चाहते हैं, वहाँ के लोग इतना विरोध करना शुरू हो चुके हैं पहले ही। और जम्मू के अंदर भी लोग आज भी देखें तो बड़ी जगह पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी धार्मिक जो संस्थाएं हैं उस चीज़ का विरोध कर रही हैं कि आप यहाँ के जम्मू के लोगों को मंदिरों की नगरी के बनाना है या मदिरा की नगरी बनाना है। इन चीज़ों का भी विरोध शुरू हो चुका है। लेकिन हमें इस चीज़ को लेके आ रहा है कि आप अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू ही उनका एक टारगेट है तो उसके लिए हम उनको एक बड़ा अच्छा सा सिस्टम दे रहे हैं। आप 5 लाख रुपए क्यों कह रहे हो? आप 10 लाख कर लो, आप 15 लाख करो, हमें तो वो फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि पैसा अगर आप चाहिए, आपको रेवेन्यू चाहिए, और पर बोतल के हिसाब से हम पहले भी देते थे, पर बोतल के हिसाब से और भी दे देंगे। आपने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कोरोना टैक्स लगाया गया था, 50% टैक्स कर दिया गया था। अब वो 50% टैक्स आज भी फिर 50% लगा लो। गवर्नमेंट ने रेवेन्यू लेना ना, लगा लीजिए, हमें क्या फर्क पड़ना है? हमने तो कस्टमर से कलेक्ट करके देना। आप जितना बोल देंगे टैक्स लगाना उतना टैक्स लगाइए, आपका रेवेन्यू पूरा हो जाएगा, लोग भी वहाँ पे बैठे रहेंगे। हाँ, उसमें एक चीज़ और है कि जिस क्षेत्रों में शराब की दुकानें नहीं हैं, अब उस क्षेत्र में भी शराब की दुकानें आप और लोगों को लाइसेंस दीजिए। उसमें हमारी जो दूसरी जाति के लोग भी हैं उनके लिए आप रिजर्व कोटा उन्होंने पिछले जो हमारे उनके लिए भी रखा हुआ था। इसमें तो कोई पॉलिसी में कोई चीज़ है ही नहीं, उनके लिए भी आप रखिए। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए भी आप रिजर्व कोटा कीजिए, करिए ना। आप जम्मू के लोगों को कैसे उठाना आपने? आप हर क्षेत्र में जम्मू के उन क्षेत्रों पे जहाँ पे शराब की दुकानें नहीं हैं, उन क्षेत्रों के लिए आप वहाँ निकालिए। बलदेव जी, एक और चीज़ है, जैसे लेट्स सपोज 5 लाख रुपए मिनिमम बिड रखी गई है। अब यदि वो बिड 10 या 15 लाख रुपए चली जाती है तो क्या ऐसा प्रोविजन एक्साइज डिपार्टमेंट करेगा कि अब वो कॉस्ट कटिंग जो है वो पूरी करने के लिए शायद जो कॉस्ट है वाइन की वो भी बढ़ा दी जाए, उसमें रेट बढ़ा दी, जिस तरह से आपने बोला कि इसमें 50% बढ़ा दिए गए थे रेट्स कोरोना वायरस के दौरान, ताकि रेवेन्यू में जनरेशन ज़्यादा हो? तो क्या ऐसा भी हो सकता है फिर अब फिर से कॉस्ट जो है MRP सब सारी वाइन्स की ज़्यादा कर दी जाए ताकि रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा हो सके? नहीं, देखिए, अब जहाँ तक प्रश्न है ना 5 लाख की बिड का, अगर 5 लाख देता है से रघुनाथ बाजार में अगर 5 लाख रुपए की दे रहे हैं, मे भी पॉसिबल है कि जीवल क्षेत्र में वो 10 लाख की भी दे दे कोई। हाँ। अब उसको भी वही मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिलना है जो गवर्नमेंट ने देना है। हाँ। लेकिन जो 5 वाला वो ज़्यादा सेल कर लेगा, वो 10 वाला जितने 10 की खरीदी वो तो पहले ही घाटे पे चला गया, वो कैसे पूरे कर पाएगा 10 लाख वाला भी? इसलिए इसके अंदर इतना फ्लॉ है कि लोग इस पर आएंगे ही नहीं। अगर जो आएंगे भी
वो दूसरे लोग हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं आते, वो बाहर से आएंगे, बाहर से आके वो किस तरह से इसको मैनिपुलेट करेंगे, जिस तरह से बाकी स्टेटों के अंदर धांधली चलती हैं वो धांधलियाँ यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। आज की डेट में जो आप ब्रांड चाहते हैं वो ब्रांड आपको मिलता ही नहीं, फिर वो अपनी मर्जी का सामान बेचेंगे। गवर्नमेंट को सिर्फ एक टारगेट होता है, कौन क्या बिके क्या नहीं बिके, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। गवर्नमेंट का एक ही लक्ष्य होता है, रेवेन्यू, और रेवेन्यू देने वाले जम्मू के लोग बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी आप रेवेन्यू ले रहे हो, उसका आपका पास साधन है, पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि देश के और कोनों में भी लाइसेंस प्रणाली को बेहतर एक चीज़ टारगेट माना गया। लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर भी जहाँ देखिए वहाँ भी लाइसेंस प्रणाली, गोवा के अंदर लाइसेंस प्रणाली, दिल्ली के अंदर लाइसेंस प्रणाली। बलदेव जी, क्या श्रीनगर में भी, जिसमें से अभी तक सिर्फ 4 दुकानें वहाँ पर, क्या वहाँ पर भी अब ई टेंडरिंग के वहाँ पे संख्या बढ़ाई जा रही है श्रीनगर में? जो इनके एजेंडे के मुताबिक है तो वहाँ पे भी कोई 67 के करीब उन्होंने लाइसेंस की प्रणाली का जो सिस्टम रखा है, लाइसेंस का नहीं है। इतना भेदभाव क्यों है यहाँ पर? 230 और वहाँ पे 67 का भी प्लान कर रहे हैं, अभी तक 4 ही थे। अभी तक पिछले अगर 20 साल से अगर 4 ही खुल पाए हैं तो मुझे नहीं लगता कि 4 के बाद एक भी खुल पाएगी, क्योंकि वहाँ पे विरोध बहुत ज़्यादा हर चीज़ का। जब आप छोटी सी, मैं एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट थी, जब यहाँ पे 370 दफ़ा तोड़ी गई, उसमें एक पॉलिसी को बनाया गया था कि हर साल हमारे 5 साल के बाद लाइसेंस रीन्यू होते हैं। आज की डेट में हमारे लाइसेंस 2023 मार्च तक रीन्यू हैं आज भी, लेकिन गवर्नमेंट के आगे कोई बंदा बोल ही नहीं सकता। जो हालात हैं वो कहते रातों रात इनको निकाल दो। कैसे निकाल दें जब 2023 तक हमें लाइसेंस आपने रीन्यू करके दिए हैं। और आप विडंबना देखिए क्या है कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया। लद्दाख ने आज भी वो 5 साल की पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। लद्दाख वाले लोग इकट्ठे हैं, लद्दाख वाले लोग सारी चीज़ों को अपनी जहाँ कमियां हैं वो पूरी कर भी रहे हैं। वहाँ उन्होंने 5 साल की पॉलिसी रखी है। जम्मू कश्मीर में लोगों को डिस्टर्ब करने की क्यों इनको ज़रूरत पड़ रही है? जम्मू कश्मीर के अंदर इसको पॉलिसी को आप ई टेंडरिंग में बदल रहे हो, जबकि हमारे लाइसेंस 2023 तक हैं। अब इनको भी 2023 तक रखिए। उसके बाद जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट आती है, जो जिसमें सिस्टम बैठता है, आप कीजिए। रेवेन्यू इंक्रीज करना आप भी कर ले सकते हैं। आप लोगों को कब तक रखा गया है? 31 मार्च तक बोला गया है अभी, लेकिन जो जवानी हमें बोला गया है वो 31 मार्च तक आपके लाइसेंस रहेंगे, उसके बाद लाइसेंस आपके बंद हो जाएंगे। तो ये बिडिंग प्रक्रिया कब तक शुरू होगी? ये तो सब डिपार्टमेंट ही जानता है, डिपार्टमेंट आगे क्या करना है। अभी तो नोटिफिकेशन है, उनके ड्राफ्टिंग आई है। इन केस अगर गवर्नमेंट एडमेंट रहती है, क्या अब जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस होल्डर्स हैं क्या वो बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? डेफिनेटली बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इसमें जाने का मतलब ही पैदा नहीं होता। सो उसमें ये होता है कि कम से कम जो आदमी सोच रहा है कि मैं 6 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मैं 5 लाख रुपए बिल कैसे दे दूं? 1 लाख रुपए साल का कमाएगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा एक और है कि हमने ये देखा कि लोग इसमें तड़प जरूर रहे हैं, लेकिन 230 का आंकड़ा है, उसमें से शायद 50% ही हमने वाइन ट्रेडर जो लाइसेंस होल्डर है वो तड़पते देखे हैं। क्योंकि जो अंदरूनी फीडबैक निकल रही है कि आपकी एसोसिएशन में भी 2 या 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो सिर्फ एक ही ग्रुप तड़पता दिखाई दे रहा है जिनका कि प्राइमरी सोर्स है ये लाइसेंस, जो कि अपनी जीविका इस पर जी रहे हैं। अन्यथा बाकी बिल्कुल शांत बैठे हैं। उसकी वजूहत क्या है? नहीं, शांत कोई भी नहीं है। आपको शायद इस बात का आइडिया नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे ग्रुप के अंदर 2, 3, 4 ग्रुप है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हमारी एसोसिएशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। चैम्बर के बाद हमारी एसोसिएशन का नाम आता है जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन का। और हम इसमें कोई क्रिमिनल लोग का सर्टिफिकेट हमें पहले लिया जाता है जी, आपको ये क्राइम तो नहीं करते। ये करैक्टर वाले लोग बैठे हैं। और उस टाइप के कोई लोग ऐसे नहीं है कि जो एक दूसरे से कोई घृणा करते हैं। हम लोग शांत हैं, व्यापारी आदमी हैं, व्यापार कर रहे हैं। क्या ऐसा लगता है एसोसिएशन को कि शायद ये किंतु परंतु की बातें चलती थी कि कई लोगों के पास ज़्यादा लाइसेंस है, कई लोगों के पास ज़्यादा व्यापार में ज़्यादा पोटेंशियल है, तो शायद उनको टारगेट करने के लिए बिल्कुल ही स्क्रैप पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लाने की कोशिश की गई? देखिए सर, ऐसा होता है कि जनरली एक चीज़ है, जिस बिजनेस की मेरे को समझ है, मेरी भी कोशिश होगी मैं अपने बेटे को उसी बिजनेस में डालूं, ठीक है। उसमें मैं चाहे फैक्ट्री लगाऊं, चाहे मैं होलसेल का काम करूं, मेरी भी कोशिश होती है कि जो बिजनेस का मुझे एक्सपीरियंस है। आज राजनीतिक लोग जो हैं, राजनीति अगर मेंबर पार्लियामेंट बनता है वो भी होता है कि मैं अपने बेटे को एमएलए बना दूं। तो इसी तरह से कोई भी बंदा व्यापार कर रहा है, किसी किस्म का भी व्यापार कर रहा है, उसकी कोशिश ये होगी मेरा बेटा आगे मेरे व्यापार को संभाले।
अगर उसका बेटा अगर उस व्यापार के अंदर आ जाता है, गवर्नमेंट उसमें ऐसा प्रोविज़न प्रोवाइड कर रही है, उसके लाइसेंस प्रणाली का सिस्टम ऐसा है कि मैं अपने लाइसेंस के अंदर अपने बेटे का नाम ऐड करवाऊँ या अपनी वाइफ का नाम ऐड करवाऊँ, वो करवाती दुनिया करवा रही है। एक अगर दो भाई हैं, अगर वो कहता है ये पापा ये बिजनेस करते हैं, मैंने भी अपना बिजनेस करना, पर ठीक है तू भी अपना बिजनेस कर। तब ये लाइसेंस प्रणाली के अंदर ऐसा प्रोविजन था कि एक घर के अंदर 2 या 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो आज भी वही कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया था, तो एक परिवार के अंदर 2 या 3 या 4 बिजनेस कर रहे हैं लोग, तो अपना अपना सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल फैमिली हो चुकी है। अब फैमिलियाँ बड़ी हो चुकी हैं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, सब लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर किसी परिवार के अंदर कोई तरक्की कर रहा है, अगर किसी ने एक होटल बनाया तो कोशिश करता है कि मैं दूसरा भी होटल बनाऊं। आज ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या कमी थोड़ा है, एक आदमी ने अगर 4 बसें डाली हैं तो हो सकता है कल को 40 भी बना ले। वो तो बिजनेस डिपेंड करता है ना, एक आदमी तरक्की करता है तो तरक्की को तो रोक नहीं सकते आप। तो वो भी गवर्नमेंट उसमें ऐसा प्रोविजन रखा हुआ है कि आदमी तरक्की करता है, दुनिया करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी। लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जितनी सीधी खीर ये वाइन लाइसेंस की दिखाई दे रही है उतनी है भी नहीं। और जो हमें कुछ समझ आया है कि बिडिंग जो है वो स्टार्ट होगी, और सबसे पहले तो यदि कोई नया बिडर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे सबसे पहले तो 25,000 रुपया नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो सरकार को जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद हर एक दुकान की जो मिनिमम बिड है वो 5 लाख निर्धारित की गई है, वो चाहे किसी पाश इलाके में खोलनी हो, वो चाहे किसी बॉर्डर बेल्ट पे खोलनी हो, 5 लाख रुपया मिनिमम बिडिंग है। लेकिन हमारी समझ से परे है कि जब रघुनाथ बाजार जैसे पाश एरिया में यदि एक दुकान की जो पूरी कमाई है, पूरे साल की टर्नओवर है, तो वो 6 लाख रुपए प्रॉफिट बचता है, तो ऐसे में 5 लाख रुपए में कोई नई बिडिंग डाल के वो एक साल में किस तरह से अपना पैसा पूरे करेगा, ये एक बड़ी समस्या हो। और अब यदि लोग ये सोचते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस होल्डर है वो इतना क्यों तड़प रहे हैं, क्यों वो ये चाहते हैं कि लाइसेंस उनसे ना छीने जाए, क्योंकि उनके पीछे वजूहत ये है कि वो इस स्टेट की इन एंड आउट जानते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो फिलहाल इसमें दे चुके हैं। एक नया प्रोविज़न उनके पास अपना रोज़गार नया शुरू करने के लिए नहीं है, जिस वजह से ये भी वो ये जानते हैं कि जो लोगों को इस समय आंखें चमक रही हैं कि शायद उनके पास लाइसेंस इस बार यदि आ जाएंगे तो वो रातों रात जो है वो करोड़पति बन जाएंगे। तो इतनी भी बात निश्चित है कि उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि यदि नई बिडिंग जो होगी उसमें ये पुराने एग्जिस्टिंग जो लाइसेंस होल्डर्स हैं ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये काली सच्चाई इस ट्रेड के बीच में कि वो जानते हैं, जिस वजह से वो खुद नहीं कूदेंगे। तो ऐसे में कोई नया आके किस तरह से इसमें रातों रात से करोड़पति बन जाएगा, ये बड़ा सवालिया निशान जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास भी होगा, और जो लोग जिनकी आंखें इस समय चमक रही हैं उनके सामने भी आने वाले समय में ये सवाल जरूर होगा। फिलहाल बलदेव जी आप हमारे से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिलहाल आप जुड़े रहिए व्यूज टुडे न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।